नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो IBACIO 2020-21 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके सेट 10 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट 10 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण GA और GS के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो हमारे देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। आप याद रखिएगा, टोटल जो हाई कोर्ट हमारे देश में है उनकी संख्या कितनी हो गई है, 25। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। तो वह कौन सा राज्य है, तो यह राज्य आपको मिलेगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, और 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है हिंदी शब्द किसे चुना गया था 2019 का, आपको बताना है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है 2019 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था यह चुना गया था संविधान को। तो आप इसे याद रखिएगा, संविधान को जो है 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। वहीं अगर हम इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो क्लाइमेट इमरजेंसी, दोनों आपको याद रखना है। क्लाइमेट इमरजेंसी जो है इसको इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था 2019 का, और संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था 2019 का। तो दोनों आपको याद रखना है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी और इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर भी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने का फैसला किया। मतलब वह कौन सा राज्य है जहाँ पे पढ़ाई तुहार पारा नामक एक छात्र केंद्रित योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा जो है पढ़ाई तुहार पारा नामक जो है एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है पहला जो है ई लोक अदालत भारत के शुरू की गई। आप याद रखिएगा, भारत की जो पहली ई लोक अदालत थी उसकी जो शुरुआत है यह छत्तीसगढ़ में की गई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चलता है स्पंदन कैंपेन। आप याद रखिएगा, स्पंदन कैंपेन जो है यह छत्तीसगढ़ में चलाया जाता है। उसके बाद गोधन न्याय योजना, आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा जो है गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया। गोधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी जो है छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। इसके अलावा जो है रक्षा पर्व जो यहाँ रक्षा सर्व यहाँ पे मनाया जाता है। उसके बाद ई घाट रोजगार संघी कवच एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी। तो आपको उस एयरलाइंस का नाम बताना है जिसके द्वारा जो है भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई थी। तो यह एयरलाइंस थी स्पाइस जेट, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, स्पाइस जेट के द्वारा जो है भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई थी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहा, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है भीमबेटका की गुफाएं आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गूगल के CEO कौन है। तो वर्तमान में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। सत्या नडेला है किसके, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। जेफ बेजोस हैं अमेजॉन के CEO हैं। और स्टीव जॉब्स किसके हैं, तो एप्पल के। तो इसे स्टीव जॉब्स किसके हैं, तो संस्थापक हैं ये, और एप्पल के संस्थापक जो हैं स्टीव जॉब्स हैं। और टिम कुक, आप याद देखिएगा, जो टिम कुक हैं ये एप्पल के CEO हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित में से कौन सी जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो इसमें से जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। तो आप इसे याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह है हरारे। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत मतलब भूटान जो है उसकी वर्तमान में करेंसी क्या है।
तो भूटान की वर्तमान में करेंसी आपको मिलेगी नगुल्ट्रम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो नगुल्ट्रम है ये वर्तमान में भूटान की ऑफिशियल करेंसी है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑफिशियल जो करेंसी है भूटान की वह है क्या, नगुल्ट्रम। वही दिरहम जो है यूएई की ऑफिशियल करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है दिरहम। और टोमान नई मुद्रा को अपनाया है ईरान ने। आप याद देखिए, ईरान की जो नई करेंसी उसको हम कहते हैं टोमान। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी शहर कहा जाता है? तो पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर हम कहते हैं जयपुर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। अगला प्रश्न है, और संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो हमारे संविधान का जो पार्ट 9 है, हमारे संविधान का जो पार्ट 9 है, भाग 9 है, इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। वहीं अगर हम अनुच्छेद की बात कर वहीं अगर हम अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो शेड्यूल 11 में आप याद देखिएगा, जो शेड्यूल 11 है, शेड्यूल 11 अनुसूची 11 जो है, इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। अगर शेड्यूल पूछो तो 11 हो जाएगा, अगर पार्ट यानी कि भाग पूछे तो भाग 9 हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, फोटो सेल। अगला प्रश्न है, और मलेशिया की जो फेमस किंटा घाटी है यह किस लिए जानी जाती है? तो किंटा घाटी जो मलेशिया की है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल सही है, टीन उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था यह दरभंगा बिहार से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, दरभंगा बिहार से। अगला प्रश्न है, और भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है भारत में आपको मिलेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर हम एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, एरिया के मामले में चौथे नंबर पे, और पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। आप इसे याद रखिएगा। तथा एरिया के मामले में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर राजस्थान आपको मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये रैंक भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रीयकरण है, कब हुआ था? तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तथा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के क्या हैं? तो गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से तिब्बत में से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। यह निकलती है आपकी कैलाश पर्वत से। कहाँ से? तो कैलाश पर्वत से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है, जो कि यह तिब्बत में है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना पैक्ट कब हस्ताक्षरित किया गया था? आप याद रखिएगा, 1932 की डेट है। आप याद रखिएगा, जो पूना पैक्ट था यह 1932 24 सितंबर 1932, आप डेट याद कर सकते हैं। 24 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ पे? तो यरवदा जेल में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? तो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज था जौ, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, जौ। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार भी कह लीजिए आप, भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। वर्तमान में के वेणुगोपाल जो है ये वर्तमान में क्या है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है यह प्रारंभ होता है कहाँ से? अमाशय से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, अमाशय से जो है और प्रोटीन का पाचन जो है शुरू होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, अमाशय। आपको बताना है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो नगर पालिका का अगर आपको मेंबर बनना है, नगर पालिका का अगर आपको सदस्य बनना है, तो उसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है यह रखी गई है 21 वर्ष। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 21 ईयर्स जो है न्यूनतम मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको नगर पालिका का मेंबर बनना है।
अगला प्रश्न है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था यह 7 सितंबर, आप याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हुआ था तथा यह 1 दिसंबर 1931 को ख़त्म हुआ था लंदन में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है एकमात्र सम्मेलन, मतलब गोलमेज सम्मेलन में से एकमात्र था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें से द्वितीय में ही सिर्फ महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, स्नूकर में गेंदों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल 22 गेंदें होती हैं स्नूकर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929, आप याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तथा इसी दिन जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन था यह लाहौर में आयोजित किया गया था। तथा इसी लाहौर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, और मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारत का जो त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज था यह कहाँ फहराया गया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, कहा तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जो है भारत का तिरंगा फहराया था। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल से स्टुटगार्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कारक का तारों, मतलब किस कारक पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? तो यह उनके तापमान यानी कि उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है किसी भी तारों का रंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, और ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 8 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस हम भरते हैं? तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, हीलियम। अगला प्रश्न है, और नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आप याद रखिएगा, इसको सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे के गैल्वेनीकरण में जो है जस्ता का उपयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, जस्ता। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर निकलता है? तो आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा किडनी होती है, हमारी जो गुर्दा होता है, किडनी को हम गुर्दा कहते हैं, यही जो है रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर निकलता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल से किडनी। अगला प्रश्न है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो खोपड़ी के अध्ययन को हम कहते हैं क्रेनियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, क्रेनियोलॉजी। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी नस का कार्य फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का होता है? तो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को कौन पहुंचाता है? तो पल्मोनरी वेन जो होती हैं ये फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस जो 2021 में मनाएंगे इसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 2021 में जो है हमारा कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। आप याद रखिएगा, ऐसा मतलब पिछले 50 साल में पहली बार हो रहा है कि गणतंत्र दिवस हम बिना किसी मुख्य अतिथि के ही मनाएंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के बिना ही जो है हम अपना गणतंत्र दिवस इस बार मनाएंगे। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा आपको बताना है। तो भारत का जो सौर ऊर्जा यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पूरी तरह से संचालित सौर ऊर्जा वाला जो हवाई अड्डा यह बन गया है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो आप इसे याद रखिएगा, पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है भारत का पहला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला जो है क्या बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, पुडुचेरी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य है? तो भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना है सिक्किम। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही सिक्किम जो ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त होने वाला भी राज्य था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो सिक्किम में चलती है 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने डिजिटल मुद्रा अबर को लॉन्च किया है?
तो यह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों के द्वारा मिलकर यह डिजिटल मुद्रा लॉन्च की गई है अबर। तो आप इसे याद रखिएगा, दोनों देशों में जो है इस डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया गया है अबर, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है? तो आप याद रखिएगा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको 1869 में प्रकाशित किया गया था। 2019 में इसने अपनी स्थापना के 150 साल पूरे किए हैं। तो 2019 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का, क्योंकि इसने 2019 में अपनी स्थापना के 150 साल पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, जो एबेल पुरस्कार है जिसको हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, आप याद रखिएगा एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो 2019 का जो एबेल पुरस्कार था किसको दिया गया था? तो 2019 का जो एबेल पुरस्कार यह दिया गया था करेन उहलेनबेक को। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 का यह एबेल पुरस्कार 2 लोग को दिया गया है, इन्हें भी आप याद रखिएगा, हिलेन फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ये 2 लोग हैं जिनको 2020 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2019 का दिया गया था करेन उहलेनबेक को, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेट 10 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।